माइसेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में होता क्या है। मान लीजिए कि एसिटाइलकोलिन यहाँ पर मौजूद है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज होगा और इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर होता है एक रिसेप्टर जो इसको रिसीव करेगा। जब ये यहाँ पर बाइंड करेगा तो ये अपना इंटरनल एक्शन शो करेगा। ये हुआ क्या, इंटरनल एक्शन फिर शो करेगा। बाज़ औक़ात होता क्या है कि ड्यू टू सम रीजंस, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जिसमें एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। कहाँ पर? इन द सिनेप्सिस। ये जो सिनेप्सिस है यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर होता क्या है, जितने भी रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर उन सब को इसने कवर कर लिया और भी एसिटाइलकोलिन है। तो बार बार जब रिसेप्टर उसको एक्टिवेट करेगा, एक लिगेंड के थ्रू वो एक्टिवेट होगा, मींस एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, तो आखिर ये जो रिसेप्टर हैं ये डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, इंटरनलाइज हो जाएंगे। मींस कि ये फर्दर सेंसेशन नहीं करेंगे, जो एसिटाइलकोलिन की एक्शंस है उसको आगे नहीं भेजेंगे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पर रिसेप्टर जो था वो नॉर्मल एक्शंस करना था उसको कि वो जाए वो काम करे, वो काम नहीं कर रहा। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं कि आपका एक न्यूरॉन है तो जो मसल की तरफ सप्लाई है, ये एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन है या मसल है। यहाँ से रिलीज हुआ एसिटाइलकोलिन और यहाँ पर इसका रिसेप्टर है, इसने उसको एक्टिवेट किया। फिर इस जो मसल है इसका काम था कॉन्ट्रैक्शन शो करना। एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, रिसेप्टर ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। होता क्या है कि जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आएंगे तो फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर इंटरनलाइज हो गया था, रिसेप्टर ने काम करना छोड़ दिया था और अभी रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो कवर है, वो मज़ीद इंटरनल सिग्नल्स को फॉरवर्ड नहीं कर रहा। इस तरीके से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो फिर अपना फंक्शन नहीं करता और यहाँ पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो जाती है। ये भी एक मसल वीकनेस जो है वो कॉज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, क्योंकि वो सिग्नल नहीं दे रहा। माइसीनिया ग्रेविस में क्या था, माइसीनिया ग्रेविस में उसमें हमने पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन जो है वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो रहा था, क्योंकि रिसेप्टर जो थे वो एंटीबॉडीज़ ने कवर किए थे। एसिटाइलकोलिन अवेलेबल है आने के लिए, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज़ थे। इन एंटीबॉडीज़ ने इसको कवर किया था ताकि एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो सके। यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन होगी, यानी कि फुल कवर होगा, तो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर मैं इस एग्जांपल दूँ यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू आप लोगों को समझाऊँ कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हो या बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन हुआ, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़, अगर ये होंगे तो फिर ये एसिटाइलकोलिन एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन भी एक्शन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे तब भी एक्शन नहीं करेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन होगा, रिसेप्टर बार बार स्टिमुलेट होगा, बार बार स्टिमुलेट करने से रिसेप्टर डीट बन जाता है, फिर मानता नहीं है बात को, मींस सिग्नल को फिर मसल की तरफ नहीं भेजेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो मसल एक तरह से वीक हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे तो फिर एसिटाइलकोलिन फिर यहाँ पर नहीं आ रहा, नहीं बाइंड हो रहा रिसेप्टर पर। अगर से रिसेप्टर अवेलेबल है लेकिन रिसेप्टर यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के थ्रू कवर थे, जिसकी वजह से फिर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। दोनों केसेस में मसल की वीकनेस होती है, दोनों केसेस में मसल की वीकनेस होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स स्टिमुलेट जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन से होते हैं, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए इस न्यूरोट्रांसमीटर की, एसिटाइलकोलिन की, तब ये रिसेप्टर को मज़ीद सिग्नल नहीं दे सकता या मज़ीद उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, जिससे अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे या कोई भी न्यूरोनल सेल जो होगा वो पैगाम को, मैसेज को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये रहा जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड माइसेनिक क्राइसिस. Hope so you got. Thank you for watching and supporting us.